हेलो एवरीवन। अभी हम हैं डॉक्टर अखिलेश सर के साथ। अभी मैं यहाँ पर कोटा में आया हुआ था, एक विंटर कैंप या फिर ट्रेनिंग आप बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ की, जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ को बहुत पास से देखा, फॉरेस्ट को बहुत पास से देखा और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली। उसमें से ही जो फर्स्ट डे की जो ट्रेनिंग थी, वहाँ पे हमें एक सेशन या लेक्चर आप बोल सकते हैं वो अटेंड करने का मौका मिला, और जो कि लेक्चर लिया था सर ने, डॉक्टर अखिलेश सर। और सर का वाइल्ड लाइफ में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है और बहुत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छी है। मैं इनफैक्ट ये कह सकता हूँ कि अभी तक मैं जितने वेटेरियन से मिला हूँ, सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मुझे सर की स्टोरी लगी है। वो आप वीडियो में जानेंगे आगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और सर का लगाव और पैशन एनिमल्स को लेकर के वो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग लगा। कुछ स्टोरीज सर ने हमारे साथ शेयर करी हैं और सर ने वाइल्ड लाइफ में क्या काम किया है वो भी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ कि सर ने कैसा काम किया है वहाँ पर, बट हम सर से जानेंगे कि सर ने कैसे वो काम करा, कैसे वाइल्ड लाइफ को अप्रोच किया। सो वेलकम सर टू माय चैनल। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे दिया और जो फ्यूचर वेटनेरियंस हैं उनको आप इंस्पायर करेंगे। सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे और मैं 98 में पास आउट हुआ BBSc एंड AS मथुरा वेटनरी कॉलेज से। उसके बाद मैं 98 में ही मैं राजस्थान गवर्नमेंट में पोस्टिंग हो गया और बिहार MP गवर्नमेंट में भी वहाँ के PSC से मैं सिलेक्ट हुआ था। और लेकिन हम चूँकि यहाँ पर पहले आ गए थे, पहले कंटिन्यू कर दिए यहाँ पर, तो यहीं से कंटिन्यू रह गया हमारा। हम कुछ सालों तक फील्ड में एज ए वेटनरी अफसर हमने काम किया और लगभग जिस एरिया में हमने काम किया वो एरिया भी वाइल्ड लाइफ से रिच था। और हमारा जो बचपन था वो एक चिड़ियाघर के सामने गुजरा था, कानपुर में चिड़ियाघर के सामने। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा हमारी लाइफ पर। इन एनिमल्स के साथ जुड़ाव, ये डाइवर्सिटी हम शुरू से ही देखते आए, सभी की क्या उपयोगिता है ये बचपन से ही हमें एक तरह से इंटरेस्ट था और जानकारी मिल चुकी थी कि सभी का कुछ न कुछ इकोसिस्टम में रोल होता है, इसलिए वो क्रिएचर हैं और सभी क्रिएचर्स को अपना स्थान मिलना चाहिए। सभी क्रिएचर्स का जो इकोसिस्टम में रोल है वो फुलफिल करते रहें, तब हमारा इकोसिस्टम नहीं ढहेगा। इकोसिस्टम हमारा बैलेंस होकर के चलेगा जब हर स्पीसीज, हर जीव अपना रोल प्ले करेगा। तो इसी के साथ जब हम वेटनरी अफसर के रूप में आए या जब हमें काम करने का मौका मिला, यहाँ से कुछ दूर यहाँ एक एरिया है शाहबाद, तो उस एरिया में बहुत लंबे समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और वो एरिया भी वाइल्ड लाइफ से रिच था। तो वहाँ पर फॉरेस्ट से जो भी कोई दिक्कत आती थी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती थी, तो लोग हमें अप्रोच करते थे। और चूंकि वहाँ पर और कोई संसाधन थे नहीं, कोई और रिसोर्सेज थे नहीं, पहले से भी कोई उस तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। क्योंकि हाईवेज बन गए, लोगों की जागरूकता आई, लोग बाग देखे तो कहीं ना कहीं अप्रोच लेने लगे, कुछ भी होता तो हमारे पास आते। तो एक तरह से वहीं पर एक झुकाव सा डिपार्टमेंटली या लोगों का हमारे प्रति हो गया। मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया गया कि आप करिए, करना ही पड़ेगा आपको कुल मिला जुला करके। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुआ। हम कुछ साल वहाँ पर काम किए, लगभग 1 दशक तक हम उस क्षेत्र में थे। उसके बाद में हम वाइल्ड लाइफ में आए थे। 10 साल तक हम करीबन वाइल्ड लाइफ में थे। तो 10 साल तक हम वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहे। यहाँ पर कोटा जू में एज ए वेटनरी ऑफिसर हमने काम किया। तो कई सारी चीज़ों को बहुत क्लोज वे में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम करने का मौका मिला। सभी जानवरों को नज़दीक से देखने का मौका मिला और इनको हम क्या क्या बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं कैप्टिविटी में, वो हमें करने का मौका मिला। हमारे ऊपर ही निर्भरता थी सारी, और हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास अवेलेबल थी, जो भी रिसोर्सेज थे, उनका हम पूरा उपयोग करते थे। और एनिमल को किसी भी तरीके से, जो भी कैप्टिव हमारे वाइल्ड एनिमल्स थे, उनको हम बीमार नहीं होने देने के लिए प्रयास रहते थे कि हम किसी भी तरीके से जो भी उनका, जैसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का था या उनके फीडिंग में कुछ चेंजेस करने का था, और या उनके बाकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, फूडिंग, वाटरिंग, क्लीनिंग, इन सब प्रोसेस पर बहुत छोटे छोटे से स्केल पर हमने सुधार करने का प्रयास किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फूड दे दिया तो फूड वो गंदा तो नहीं हो रहा है, जमीन पर दिया जाता था फूड। हम जब चिड़ियाघर में गए काम करने के लिए, तो मीट वगैरह या जो कुछ भी था उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था।
तो ऐसे ही रख दिया जाता था, तो मोर देन 50% फूड जो है वेस्टेज होता था या सॉइल्ड हो जाता था या गंदा होता था। तो कहीं ना कहीं हम उनको लोड देते थे। नो डाउट कहीं ना कहीं बैक्टीरियल लोड होगा, पैरासिटिक लोड होगा, तो वो बढ़ेगा। तो हमने उन चीज़ों में सुधार लाए। हमने प्लेटफॉर्म बनवाया, वहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस को हमने 2 टाइम्स किया, हमने वाटरिंग प्रोसेस को 2 टाइम्स किया। हमने कहा कि पानी जो है क्लीन जो भी रहे उसका ट्रफ क्लीन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो थी हमारी वहाँ पर, जो पुरानी चल रही थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए। कई जगह ये होता था कि साहब कैटल फीड की बात आई, वहाँ पर दाने डाले जाते थे, तो हमने उसमें भी चेंज लाए। वो भी हम थोड़ा सा कैटल फीड ऐड कराना शुरू किए, क्योंकि एक बैलेंस डाइट। वो फिर कहते हैं साहब ये तो कूलर में नहीं रहते हैं, गर्मी पड़ रही थी, हम कूलर में बैठे हुए थे, वो सब ऐसे ही रखे हुए थे। तो हमने वो प्रैक्टिसेस भी चेंज कराई उनके लिए। हमने कहा इन वाइल्ड अगर ये एनिमल होते तो अपनी कोई ना कोई जगह को, कोई ना कोई अच्छी जगह को सूट देख लेते हैं और चिन्हित करते हैं, उस जगह पे जाकर के ठंडाई वाली जगह पे बैठते हैं गर्मी के दिनों में। हम चूंकि कैप्टिविटी में रखे हैं, तो हम इनको कहीं ना कहीं हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, इनको जो भी इनके अच्छे वेल बीइंग के लिए। तो कूलर भी लगाया गया, जरूरत पड़ने पर हमने सर्दियों में हीटर भी लगाए, पर्दे लगाए, ये सब छिड़काव पानी का किया। तो जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी सीजन के अनुसार, समर सीजन, विंटर सीजन या मानसून सीजन, इनको देखते हुए हमने पूरा मीट आता था, वो तो मीट तो ऐसे ही डाल दिया जाता था, तो हम उसको बॉइल्ड वाटर से क्लीन कराना स्टार्ट किए। हम फिर ये हुआ था साहब जंगल में तो ऐसे ही खाता है, इसका खून निकल जाएगा, तो फिर वो अच्छा फायदा नहीं करेगा। तो नो डाउट इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन चूंकि वो मीट जो बाजार से आ रहा है, बहुत सारी उस पर मक्खियां बैठी हुई हैं या कई जगह इस तरीके से अनहाइजीनिक वे में आ रहा था। हमने देखना स्टार्ट किया कि वो कटता कहाँ पर है, वो लाया कहाँ से जा रहा है, किस रूप में लाया जा रहा है। ये हमने सारे प्रोसेस को पहले स्टडी किया। उसके बाद में हमने अपना वहाँ पर फिर गीजर लगाया, उस गीजर से पानी गर्म होता है, वो पानी निकालते, फिर मीट को वॉश करते 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा उसका डाइजेस्टिव जो कोफिशिएंट है वो भी बढ़ जाता है। नो डाउट मीट को थोड़ा सा अगर आप ल्यूकवार्म कर दें तो उससे वो डाइजेस्टिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ये सब प्रैक्टिसेस मैंने छोटी छोटी सी माइन्यूट सा हमने किया वहाँ पर, और कई सारे रेस्क्यू काम करने का मौका मिला। मुकुंदरा में जो टाइगर इंट्रोड्यूस हुआ, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो हमारे कोटा में बना, वो हमारे समय में ही बना था और हमने भी उसमें बहुत सारा अपना योगदान दिया था। और जो टाइगर पहला इंट्रोड्यूस हुआ उसमें भी हम पार्ट थे टीम के, जो भी किया यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर की गई मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में, हम उसमें साथ साथ हम एज ए वेट वहाँ पर उनके साथ थे। ओके सर, जैसा कि सर ने बताया कि सर बोल भी रहे थे उस दिन कि जब आप काम करते हैं वाइल्ड लाइफ के साथ, तो एक वेटनेरियन माइंडसेट से बाहर निकलकर आपको एक बायोलॉजिस्ट माइंडसेट के साथ आना होता है। क्योंकि अगर आप एक वेटनेरियन माइंडसेट में रहेंगे तो आप सोचेंगे मेरा काम सिर्फ ट्रीटमेंट में है, बट वाइल्ड लाइफ के अंदर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहां पर प्रिवेंशन की बात आ जाती है। अब जैसा सर ने बताया कि एक छोटे छोटे पॉइंट को सर चेक करते चले गए। अगर आप सोचेंगे ये सारी चीजें किसी किताब में लिखी हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कि एज ए वेटनरी स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ का बहुत कम एक्सपोजर हमें मिल पाता है। जब मेरे साथ बाकी जो फेलो स्टूडेंट्स थे वो भी इंटर्नशिप कर रहे थे, सभी का ये था कि हमें बहुत कम एक्सपोजर अभी तक वाइल्ड लाइफ का मिला है, पर सर ने वो सारी चीजें कर करके सीखी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका सच में वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप किसी जू को अप्रोच करें या फिर सेंचुरी का अप्रोच करें, किसी भी उस फील्ड में आप जाकर के वहां से सीखें। सर उसके बाद आपने यूजी के बाद पीजी करी, और मतलब या क्या आपने मतलब फर्दर इस अब चूंकि मैं एज ए जब चिड़ियाघर में आए तो वहाँ पर कोई बायोलॉजिस्ट नहीं होता था। तो अगर आप जू में काम करना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ में काम करना चाहते हैं तो आपका प्राइमरी माइंड सेटअप बायोलॉजिस्ट का होना पड़ेगा, वेटनेरियन को सेकेंडरी करना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसा अभी आपने बताया, इसी बात को हम उस दिन भी इस चीज़ की चर्चा किए थे आपके सेमिनार में भी, कि हमें माइंड सेट अपना एक बायोलॉजिस्ट का करना पड़ेगा, वेटनेरियन को सेकेंडरी करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस या बदलाव लाने की चीज़ें नहीं है। अगर आप एक एक्सट्रीम वेटनेरियन हैं तो वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल भी नहीं कर सकते हैं चीज़ों फील्ड कंडीशंस में, या बहुत सारी संसाधन रिसोर्सेज हमारे पास हैं नहीं, या उसकी लिमिटेशंस हैं। हम बहुत सारा अप्रोच सर्जरी की नहीं ले सकते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज को नहीं कर सकते हैं, या कुछ इस तरीके के है कि हम एक लिमिट है हमारी। लेकिन अब बायोलॉजिस्ट की सोच के रूप में आप अगर साथ में करते हैं
बायोलॉजिस्ट कम वेटनेरियन होते हैं तो नो डाउट आप को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी बहुत सारा पूछ होगी सब जगह, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। बायोलॉजिस्ट का जो मुख्य वर्क है, हम भी बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, सभी बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा माइंड सेटअप बायोलॉजी का करना पड़ेगा। एनिमल कई तरह के हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा है। सब एनिमल्स के विषय में आपको एक हल्का हल्का सा प्राइमरी आइडिया होना चाहिए। क्या एडल्ट साइज, एडल्ट की क्या एज होती है, जुवेनाइल क्या है, या ओल्ड एज कब होती है, सबके टीथ का डेंटिशन सब अलग अलग है, ठीक है, नंबर्स अलग अलग हैं, कब खाना खाता है, कब सोता है, कब दूध पिलाता है, एनिमल कब रेस्ट करता है, कब पूंछ हिलाता है, कब माउंट करता है, कब फाइट करता है, ये सब सारी चीज बायोलॉजी में आती है, ठीक है ना। आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, इतनी दूर तक कैसे चले जाते हैं। अब मुकुंदरा टाइगर का एक मेल टाइगर वहां से मुकुंदरा आ गया करीबन 150-200 किलोमीटर दूर पैदल। तो कहीं ना कहीं हमें, अगर बायोलॉजिस्ट का माइंड सेटअप रहेगा तो हमें पता लगेगा कि हाँ कौन सा रूट फॉलो करेगा वो। तो यहाँ पर वेटनेरियंस का रोल नहीं है, यहाँ पर आपको बायोलॉजिस्ट के माइंड सेटअप के साथ जाएंगे तो आपको सब चीजें समझ में आती हैं कि हाँ एनिमल को क्या आवश्यकताएं हैं, नीड्स क्या हैं, ये सब चीजें बायोलॉजी में आएगी। सो आपको एक इंक्लूसिव बिहेवियर रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में आप मूव करें कि बस मुझे तो सिर्फ ट्रीटमेंट से मतलब है, क्योंकि जब आप उसकी बाकी साइकोलॉजी को समझेंगे तभी आप एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे वेटनेरियन बन सकते हैं। सर ये पीजी के बारे में मैं पूछ रहा था, पीजी आपने करी? हाँ पीजी करी, मैंने जूलॉजी से किया। बायोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे तो इसलिए हमने पीजी जो है जूलॉजी को प्रेफर किया। कौन से इंस्टीट्यूट से सर? कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया। ओके सर। सर उसके बाद फिर आपने मतलब कहाँ पे जॉब करी? हम जॉब करते समय ही किया मैंने। ओके सर। हाँ तो इसमें सर कोई एंट्रेंस होता है या कैसे, मतलब इसमें एडमिशन? हाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन होता है सर। हाँ कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। ओके सर। सर फिर उसके बाद आप मतलब इसमें मतलब जूलॉजी में करके आप वाइल्ड लाइफ में मतलब? नहीं, हम पहले से एज ए वेटनेरियन मैं जू में वर्क कर रहा हूँ। ओके ठीक है ना। अब वहाँ पर कोई बायोलॉजिस्ट नहीं है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सभी मिल करके ही बायोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हैं। सभी का मतलब जो भी वहाँ पर अथॉरिटी है, रेंजर है, डॉक्टर हैं या सहायक वन संरक्षक हैं या उप वन संरक्षक हैं, सब लोग एक रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिस्ट के रूप में। बायोलॉजिस्ट की पोस्टिंग होनी चाहिए, पूरे देश में हर कंट्री में जरूरत होती है, और बायोलॉजिस्ट के रहने से बहुत सारी चीज़ों में फर्क पड़ता है एनिमल का। एनिमल को क्या क्या चीज़ों की नीड है वो एक्चुअल में बायोलॉजिस्ट ही क्लियर कर पाता है। एनिमल की नीड बेस्ड सारी जो रिक्वायरमेंट हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसका जो किस इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है, उसका किस तरीके का इंक्लोजर होना चाहिए, क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, ये सब बायोलॉजिस्ट को क्लियर करना होता है यहाँ पर। सर तो चूंकि यहाँ पर कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था, तो नया जू भी हमारा बन रहा था अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, वो हमारे समय ही बना है, ठीक है ना। और उसमें भी क्या क्या चीजें होंगी, तो हम लोगों ने बहुत सारी स्टडी करी इधर उधर चारों तरफ, और दूसरे जू में भी जाकर के देखा वहां पर क्या उनका क्या सोच के अनुसार ये इंक्लोजर बनाया गया है, या उसमें क्या क्या कमियां रह गई, उनको भी सॉर्ट आउट किया गया, उनको भी देखा गया कि हम कैसे और अपना बेस्ट दे सकें यहाँ पर। तो राजस्थान में 3 जगह और जू बने थे, नाहरगढ़ में बना था जयपुर, सज्जनगढ़ बना था अपना उदयपुर, माचिया बायोलॉजिकल पार्क बना था जोधपुर। ये तीनों जू बन जाने के बाद में कोटा का अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बना है। तो नो डाउट वहां से तीनों जगह हम लोग गए, तीनों जगह की हमने देखा कि क्या क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, तो अभेड़ा को हमने और अच्छा करने का प्रयास किया था। सर जैसे ये सारी पढ़ाई होने के बाद अभी आप एट प्रेजेंट कहाँ पे पोस्टेड है? प्रेजेंटली तो मैं डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर कोटा पॉली क्लिनिक है जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, उसमें पोस्टेड हूँ। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, उससे पहले मैं 10 साल तक जू में था। ओके, तो सर अभी आपको पॉलीक्लिनिक पर किस किस टाइप के केसेस देखने के लिए मिलते हैं? पॉलीक्लिनिक पर हमारे पास जो केसेस हैं वाइल्ड से रिलेटेड, मोस्टली जो वाइल्ड के जो पोस्टमार्टम है वो उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है हमें, क्योंकि उसमें बोर्ड की आवश्यकता होती है, तो हम उसमें इंटरेक्ट करते हैं। फिर कई सारे जो रेप्टाइल्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, कुछ रेयर मैमल्स हैं जो हमारे पास आते रहते हैं, और ज़्यादातर बर्ड्स आती हैं हमारे पास जो कि घायल होती हैं, और जैसे काइट फेस्टिवल होता है उस दौरान ज़्यादा घायल होती हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें जैसे कहीं अगर फ्लाइट लिगामेंट जैसे पेटिजियल टेंडन है उसका रप्चर हो जाता है,
तो कई सारे वेट हमें जानते ही नहीं कि हाँ पटेजल टेंडन क्या है, या जानते हैं, बहुत सारे जानते भी होंगे, और ये हमें पढ़ाया नहीं गया था। फिर बाद में हमें हमने भी सेमिनार्स वगैरह आयोजित करी, तब मुझे बताया गया कि ये चीज़ें हैं, जब तक इसकी सूचरिंग नहीं होगी तब तक ये फ्लाइट नहीं ले सकता है। तो खाली ऊपर स्किन की सूचरिंग कर देने से हमें, अगर वो टेंडन का क्लियर नहीं रहेगा तो फिर हम सूचरिंग तो कर देंगे, घाव को फील कर देंगे, लेकिन वो टेंडन की अगर सूचरिंग नहीं होगी तो वो फ्लाइट नहीं ले पाएगा बर्ड। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हमारे पास आती हैं रेगुलर, हम उनको वापस रिहेबिलिटेट करते हैं और ठीक करके हम उसको अपने पास भी रखते हैं। कुछ बर्ड्स को जो कार्निवोर्स होती हैं उनको हम अभी जो प्रेजेंट जो ओल्ड जू है उसमें भिजवाते हैं, ताकि कुछ दिन तक वो वहाँ पर रहे, उसके बाद में उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। सर जैसे आप बता रहे हैं कि जो हमें भी जो डिग्री में पढ़ाया जाता है, इतना डिटेल में बर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। मेनली जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, डॉग, कैट और काऊ, बफेलो, इन सब के बारे में ज्यादा होता है। इतना डिटेल इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमने बात बताई कि पूरे भारत में हर जगह ही काइट फेस्टिवल होता है, कई जगह हर जगह ही पटेजल टेंडन कटता है उसका, हम ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं अपने स्टडी में यूजी कोर्स के दौरान ही बच्चों को एक्सप्लोर कराएं या उसका उनको बताएं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कठिन नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन हमें कोई गाइड चाहिए होता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ें पहले ही बतानी पड़ेगी, तब जाकर के हम उन चीज़ों का अप्रोच लेंगे। जैसे कि अब ये सारी चीजें सर आपने खुद से ही सीखी होंगी, एक एक करके सीखी होंगी। एक करके सीखा। तो आज आपको मतलब अगर ये सारी चीजें कॉलेज के लेवल पर ही बता दी गई होती तो शायद आप और एडवांस बिल्कुल होते, नो डाउट कॉलेज के लेवल पे ही ये चीजें बच्चों को सिखा देनी चाहिए। यूजी कोर्स के दौरान ही बहुत सारी चीजें सिखा दी। बहुत सारी चीजें हमें हमारे सामने आ जाने पर हमारे पास बर्ड्स आ जाती थी। इवन मैं जू में था तब भी हम उनको सूचना कर देते थे, फिर भी वो फ्लाइट नहीं ले पाती थी। हील हो गया, सारा चीज हो गया, फिर भी विंग एक साइड का हैंग किया हुआ है। फिर हम और स्टडी किए, इधर उधर जानकारी लिए, तो पता लगा कि हाँ पटेजल टेंडन सूचरिंग नहीं हुई है, इसलिए फ्लाइट नहीं ले पाएगा। तो उसको लाइफ टाइम हम कैप्टिविटी में ही रह गए फिर बाद में। तो हमें ये सब चीज़ जब हम जाने, कहीं किसी ने एक्सपोजर ही नहीं किया था, हम जानते ही नहीं थे पटेजल टेंडन क्या चीज़ भला है, हम जाने ही नहीं था। हम तो फिर बाद में जब हमारी बर्ड नहीं फ्लाइट कर पाई, वुंड की हीलिंग हो गई, सूचरिंग कर दिया मैंने पंख का, लेकिन फिर भी उसने वेट नहीं लिया, तब फिर हम गए सीखने पर कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। जब हमें पता लगा तो उसके बाद में हम पटेजल टेंडन का सूचक करने लगे। हमारे संपर्क में जो कोई आया उसको भी बताने लगे कि देखिए ये पटेजल टेंडन है और ये सूचक करना होगा पहले स्किन के सूचक से पहले, तब जाकर के वो फ्लाइट ली। तो देखिए ये जो सर की क्वालिटी थी, ये मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी कि सर ने कुछ काम किया और वहां पे फेलियर देखा, उसके बाद सर ने ये एग्जामिन करा कि क्यों वो फेलियर हुआ और वहां से एक नई चीज सीखी और मतलब वहां से सर सीखते चले गए। तो ये चीज मैं भी आगे लाइफ टाइम में मैंने भी अपने अंदर ली कि हम हर चीज हम नहीं जान सकते, बट अगर हम उस चीज के पीछे लगे रहें तो हम उससे सीख सकते हैं। और सर एक आपने कहानी और बताई थी, वो पिकॉक के जो एग्स थे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सर, अगर आप शॉर्ट में बता सकें। कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसी आती हैं जिनके कई सारे फ्रैक्चर्स होते हैं। तो फ्रैक्चर्स में भी हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। कोई भी फ्रैक्चर है तो उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा ताकि मूवमेंट नहीं हो। उससे प्राइमरी और डिजिटल जो भी फ्रैक्चर के जॉइंट हैं उनको हमें फिक्स करना पड़ता है। फिर हम उसको फिक्स करके हम टेपिंग करते थे। टेपिंग करके हम कुछ दिन बर्ड्स को रखते थे, तो हम ये देखते थे कि वो बर्ड्स की सर्वाइवल इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर हम नो डाउट अब हमारे पास सही तरीके से डाटा नहीं है, लेकिन अब हम पिनिंग करने लगे उस बर्ड्स में, और पिनिंग पहले से ही कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। लगभग 10-12 साल हो गया मुझे पिनिंग करते हुए बर्ड्स की। और पिन अवेलेबल नहीं है क्योंकि बर्ड्स की न्यूमेटिक बोन है, हॉलो होती है। तो हमने बहुत सारी जगह पर तो हमने निडल, छोटी बर्ड्स हैं उसमें अपने निडल्स का यूज़ किया। 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, इवन जो निडल्स आती हैं उस साइज की बर्ड्स हैं, फिंच वगैरह छोटी छोटी जाती हैं, या उनके इस तरीके से रेडियस में फ्रैक्चर हुआ तो 24 नंबर की हमारी जो निडल है वो लग जाती है। और उसके बाद में उन बर्ड्स को हमने रिलीज भी कर दिया, हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख करके, क्योंकि एनिमल कोई भी वाइल्ड होता है उसको कैप्टिविटी में रखते हैं या कैप्टिव करते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाती है। वो स्ट्रेस में आने के बाद में वो खाना पीना बंद कर देती है, हम कितना ही अच्छा दें फिर भी वो फीड नहीं लेती थी। तो हमने उसको फिर तुरंत रिलीज किया। हमने रिलीज जू में ही किया, उन एनिमल्स पर हमने वॉच रखा, तो हमने देखा कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड्स को भी हमने जो भी किए, हमने पिनिंग करके, निडल्स वगैरह के पिनिंग करके, सूचरिंग करके, और उसको एक लार्ज एक्टिंग एंटीबायोटिक सबक्यूटेनियस दे करके हमने उनको रिलीज कर दिया।
तो हम बर्ड्स में हमें लगता है कि वो सर्वाइवल ज़्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू हम कैप्टिविटी में रखते हैं। नो डाउट साइंटिफिक प्रोटोकॉल यही कहता है कि उनको कैप्टिविटी में रखें, पूरी तरीके से ठीक होने के बाद में छोड़ा जाए। लेकिन चूंकि वाइल्ड एनिमल है, या तो हमारे पास उतनी जगह हो, इतनी सारी जगह हो जिसमें कि वो अपना कुछ नेचुरल जो बिहेवियर है वो शो कर सकें, रह सकें। तो हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं अवेलेबल होती है, या तो हमारे पास कहीं ना कहीं इस तरीके के रेस्क्यू सेंटर बर्ड्स के होने चाहिए ताकि बर्ड्स उसमें थोड़ा बहुत अगर फ्लाई करना चाहे 10-20 फीट वो फ्लाई कर सके। थोड़ा सा हमें 100 फीट का, 100 फीट बाई 50 फीट का कुछ एक इंक्लोजर चाहिए पैक, जिसमें कि हम ऐसी बर्ड्स को रख सकें। अब चूंकि जू खाली हो गया है तो हम यहाँ पर ऐसी बर्ड्स को रखते हैं ओल्ड जू में, क्योंकि जानवर यहाँ से नए बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम कुछ वैसी बर्ड्स को जो कि फ्रैक्चर्ड होती हैं हम उनको यहाँ पर रखते हैं, और उसमें हम सफल हो रहे हैं। हम ज़्यादा छोटे से कैप्टिविटी में रखते हैं तो वो चूंकि वाइल्ड है टोटली, तो हम उनको छोटी सी जगह में रखने पर वो स्ट्रेस में आती चली जाती है। आपने दूसरी बात पूछी थी कि कई बार हमारे पास अंडे रेस्क्यू होकर के आते हैं। एक कहानी जो हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर स्टेशन एरिया में एक मोरनी बैठी रहती थी। कम से कम 4-5 बार ऐसा इंसिडेंट हमारे पास फिर हो चुका उस घटना के बाद में। जो पहला घटना था वो हम बताएंगे हम आपको। तो एक मोरनी बैठी रहती थी, बांस के पेड़ थे उसी के पास झाड़ियों में बैठी रहती थी। एक वाइल्ड लाइफ लवर हैं, वो आते थे रोजाना, देखते थे कि मोरनी वहां बैठी हुई है। एक दिन देखा उन्होंने कि मोरनी वहां पर नहीं बैठी है, तो फिर वो हमें अप्रोच किए, तो हमने बताया कि एक बार थोड़ा सा क्लोज जा करके देखिए। तो वहां पर देखे तो मोरनी के पंख बिखरे हुए थे, उसकी हड्डियां फंडियां बिखरी हुई थी। फिर उनको एक जगह 3 अंडे दिखाई पड़े, क्योंकि अंडे भी सफेद रंग के होते हैं, बांस की पत्तियां वगैरह भी कुछ ड्राई होने के बाद में सफेदी लिए हुए होती हैं। तो हम उनको 3 अंडे दिखाई पड़े, वो तीनों अंडे वो वहां से हमें फिर कांटेक्ट किया उन्होंने। हमने कहा उन अंडों को आप ले आइए, तो अंडे हमारे पास ले आए चिड़ियाघर में। मैंने उन अंडों को आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन किया, और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में हमने अपना नेचुरल प्रोसेस ही बनाया था। नेचुरल मतलब जो हमने, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक मशीन या कोई मशीनरी नहीं थी इंक्यूबेशन करने की। तो हमने एक पीपा लिया तेल का जो 15 लीटर का होता है, उसमें हमने नीचे डिटेल डिटेल में बता दूं? हाँ, तो हमने उसमें नीचे जो है एक हरी पत्तियां रखी, करीबन 1-2 इंच हमने हरी पत्तियां रखी। उसमें हरी पत्तियों के बाद में हमने कुछ रेत रखा 3 इंच का, 3 इंच गीला रेत रखा था। हरी पत्तियां और गीला रेत रखने का कारण ये था कि हम ह्यूमिडिटी का लेवल उसमें मेंटेन कर सकें। ह्यूमिडिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंक्यूबेशन में। और दूसरा फैक्टर टेम्परेचर का होता है। तो टेम्परेचर, हम उस गीली रेत के ऊपर हमने 3 इंच सूखी रेत रखी, और सूखी रेत के बाद हमने कुछ उसमें कॉटन रखे। कॉटन में हमने उस एक को रख दिया। हमने करीबन 1.5 से 2 फीट की हाइट पर एक बल्ब लटका दिया था 60 वाट का। उस बल्ब को हमने रख दिया। अब एक की टर्निंग होती है, जो भी एक होता है उसकी टर्निंग होती है। तो एक की हम रेगुलर टर्निंग करने के लिए एक को डिप्यूट कर दिया वहां पर, और वो रेगुलर उसकी सुबह शाम उसकी टर्निंग एक की करते रहते थे। हमारे वो अंडे, उसमें से बच्चे निकले। उन बच्चों को फिर हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि हम खिलाएं क्या। तो नो डाउट कोई मदर फीड कराती है बच्चों को, तो हम फीड कराने के लिए हमारे पास कोई संसाधन समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हम क्या खिलाते हैं, हम कुछ मेस करके उसको लिक्विड बना करके, बाजरे वगैरह के दाने वगैरह जो हमारे जू में आते थे उनको हमने पीस करके हल्का सा पेस्ट बना करके लीक कराने का प्रयास किया। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने शो नहीं किया उसको खाने को। फिर हमने कुछ चींटे उठाए, चींटे हमने वॉश किए, काट करके उनको भी मैश किया, चींटों को खिलाया। वो भी हमें कुछ फ्रूटफुल नजर नहीं आया। फिर हम कुछ जमीन से केचुए निकाले, केचुए निकाल करके हमने जो अच्छे अच्छे केचुए थे, छोटे छोटे से केचुए थे जो सॉलिड थे, जो मिट्टी नहीं खाए हुए केचुए थे, मैंने इस चीज का ध्यान रखा। तो जो केचुए न्यू बॉर्न थे, हम केचुए निकालते तो कुछ बड़े बड़े निकलते, काले काले से निकलते। हमें जो नए नए केचुए निकलते, वो नए वाले केचुए को हमने निकाला। 10-12 केचुए लिए हमने, पानी उबाला और उसमें हमने वो केचुए को डाल दिया। फिर पानी ठंडा हुआ, हमने उन केचुओं को छोटे छोटे से पीस काटे, हल्का सा मेसी रूप दिया, हमने उनकी फीड कराई। हमारे पास एक जो असिस्टेंट थी, एक लड़की थी, और उसने 12वीं पास लड़की थी वो मात्र, और उसने बहुत सारा असिस्टेंट किया। हमने उसको एक बार बताना होता था कि ये कर रहा हूँ मैं, तुम देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में तुम्ही को करना है। तो वो लड़की फिर उसके बाद में हम एक बार बता देते तो अगली बार वो सारा काम वो वही अंजाम कर देती थी। वो अच्छे से उसने उसकी केयर करी। करीबन 8-10 दिन के बच्चे हो गए थे। इस दौरान हमें एक रेस्क्यू करने के लिए, टाइगर के रेस्क्यू के लिए करौली जिले में जाना पड़ा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक टाइगर कोई बाहर निकल गया था, तो उसके रेस्क्यू के लिए हमें वहां पर भेज दिया गया। उस दौरान हम
हम चले गए और जो लड़की टेक केयर कर रही थी वो भी, उसको भी जाना पड़ गया तो वो भी चली गई। फिर यहाँ पे जू का जो स्टाफ है वो वहाँ पर इसका लुकआउट करता रहा और वो बच्चे बाद में जब हम वापस आए 1 हफ्ते के बाद में तो पता लगा वो बच्चे सर्वाइव नहीं किए। जब हम लोग उसको 10 दिन तक उसको सर्वाइव कराए थे उस बच्चे को, और बच्चे दौड़ भाग करने लग गए थे, खेलने कूदने लग गए थे इधर उधर। और नो डाउट थोड़ा सा एक डेडिकेशन चाहिए होता है टेकिंग केयर में भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे सर ने बताया कि आप वेटनेरियन के माइंडसेट से बाहर निकल के बायोलॉजिस्ट के माइंडसेट पर आए, तो उसका एग्जांपल भी सर ने अपने ही बात में बता दिया। जैसे सर ने बताया फिंच का साइज बहुत छोटा होता है, चिड़िया का साइज, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट प्रैक्टिस में भी कहीं पिनिंग हो रही होगी, बट वो काम सर कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल के साथ। इसके बाद एक वेटनेरियन का काम वहां पर खत्म हो जाता है कि सर्जरी हो गई, वहां पे ठीक है सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, बट उसके बाद इतनी बारीकी से चीजें समझना कि मुझे कितने टाइम तक इसे यहाँ पर रखना है, उसके बाद आई हैव टू रिलीज दैट बर्ड, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और बच्चे अगर ये नहीं खा रहे हैं, अर्थवॉर्म नहीं खा रहे हैं, तो क्या इन्हें मैं और दे सकता हूँ। ये सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये सीखना खुद से ही होता है, और आपको उस माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप ये सब सीख सकते हैं। सर जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वेटनरी के अंदर, वो हमेशा मतलब एक निराशा के फेज में रहते हैं कि वेटनरी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, हम शायद ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक डिमोटिवेशन उनके अंदर रहता है कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं वेटनरी के अंदर। तो सर इस पे आपका क्या टेक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? वेटनरी फील्ड में भी बहुत सारी चीजें, हम अभी बैकवर्ड हैं, बहुत सारा पीछे हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप तो ये माइंड अपना सेट हटा दें कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, इतनी सारे आने वाले समय में अगर आप एक अच्छे बायोलॉजिस्ट के साथ वेटनेरियन बनते हैं तो आपकी कई जगह वैल्यू होगी। आप ड्यूल रोल, जहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिस्ट लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर अगर वेटनेरियन बायोलॉजिस्ट लगेगा तो वहाँ पर आपको पूछ बढ़ जाएगी। तो आप बायोलॉजिस्ट बनिए, सारे हैं जितने भी हैं वो बायोलॉजिस्ट भी बन जाएं, तब देखिए आपको वहां पर भी पोस्टिंग मिलेगी और इनकी एक नया स्ट्रीम चालू हो जाएगा, नया स्ट्रीम चालू हो जाएगा जो अभी तक नहीं है। और वेटनेरियन एक आसानी से बायोलॉजिस्ट बन सकता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत, चूंकि बायोलॉजिस्ट भी वही बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, हम भी वही बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, हम उन चीजों पर फोकस नहीं हो रहे हैं और आपको थोड़ा सा उन चीजों पर फोकस होना है। तो बस इसी से आप बायोलॉजिस्ट के माइंड सेटअप करिए, आप तो वेटनेरियन हो चुके हैं। यस सर। और आप पूरे बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ेंगी। अभी तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें बहुत सारी ऐसे बायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो वेटरनरी के साथ बायोलॉजिस्ट भी होंगे और वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे, दोनों रोल प्ले कर सकेंगे। तो आप अपने को डीमोटिवेट नहीं करें, मोटिवेट ही रखें अपने आप को। और नॉलेज तो लेना पड़ेगा, आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो भी नए वेट्स हैं उनको हम यही कहेंगे कि सर्जिकल हैंड आप अपना अच्छा करिए। वेटनेरियन का मतलब सर्जरी, वेटनरी का मतलब सर्जरी। वेटनरी के मेडिसिनल एस्पेक्ट या बाकी जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। आप सर्जरी की लिमिटेशंस नहीं है, सर्जरी कैसी भी आ सकती है, आपके पास किसी भी तरीके की आ सकती है। उसके लिए अगर आपके हैंड्स क्लियर हैं तो आपको सर्जरी, आप वेटनेरियन हो चुके हैं तो आपको दो चीज अपने अंदर लाना है। जितना ज्यादा सर्जिकल एक्सपोजर ले सकें उतना लें। और बहुत सारे आजकल आपके पास मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, यहाँ से आप अपना ज्ञान और ले सकते हैं। चीजों को देखिए, सबका करिए अपने मन का और अपना सेटअप करिए, अपना दिमाग सेटअप करिए कि हम कैसे अप्रोच लेंगे। हमारे पास कुछ अचानक अब एक बार आया हमारे पास कि सर कोटा जिले में कुत्ते हैं और कुत्ते आए दिन अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर। तो हमारे पास एक किसी पत्रकार का फोन आया, तो हमने कहा यार हमारे ज्वाइंट्स से बात करें। तो फिर हमारे ज्वाइंट साहब ने भी कुछ उसको जो भी जवाब दिया होगा। तो फिर पत्रकार का फोन आया मेरे पास, आए दिन कोई ना कोई हमला हो रहा था। फिर हमने कहा यार हमारे अधिकारी महोदय हैं जो हमसे पहले जो डिप्टी थे साहब, उनका नंबर, हमने कहा आप उनसे बात करो, हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना, कि हम इस विषय में कुछ अपना कमेंट कर सकें। तो उन्होंने भी जो भी बताया होगा मुझे नहीं मालूम है, ज्वाइंट साहब ने भी जो बताया होगा मुझे नहीं मालूम था। फिर वापस फोन आया कि साहब आपका व्यू बताओ, ठीक है ना। हमने कहा यार हम अपना क्या व्यू बनाए भाई, किसी भी जीव के लिए भोजन पानी रहने के लिए आवश्यकता होती है। अगर वो व्यवस्था की जाए तो फिर उन कुत्तों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए।
बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, वाटर एंड शेल्टर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की व्यवस्था करके इन कुत्ते जो हमला हो रहा है इनको यहाँ से हटा करके वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर पर। एक जगह से उनका घर दूसरी जगह बदल देने को रिहेबिलिटेशन कहलाता है। तो वहाँ पर भोजन पानी रहने की व्यवस्था करके इन कुत्तों को वहाँ पर रखा जाए, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो अगले दिन फ्रंट पेज पर वही हमारा ही स्टेटमेंट उसने छाप दिया, नगर निगम भोजन पानी रहने की व्यवस्था करे, ठीक है। तो ऐसी चीजें एक माइंड सेटअप है हमारा, एज ए बायोलॉजिस्ट का माइंड सेटअप है, इसलिए हमने बोला। एज वेटेरियन का माइंड सेटअप होता तो ये वर्ड हमसे नहीं निकलता, फूड वाटर शेल्टर वाला वर्ड हमसे नहीं निकलता, एज वेटेरियन का माइंड सेटअप होता तो। अभी हमारे पास कल आया फोन के साथ एक कोबरा है और उसको कील से मारा है। क्या कील से मारा है, क्या करें? तो हमने कहा यार मुझे एक बार दिखा दो, ठीक है ना। तो हमें दिखाया, उसने किसी ने ऐसा डंडे से मारा जिससे कील लगी हो। फिर हमने देखा उसको, ठीक है ना, हमने कुछ भी नहीं, हमने उसको जो भी देना था हमने उसको एक बार सिंगल दिया। हमने कहा ये रिलीज करने लायक है, क्योंकि इस तरीके का नहीं बोल रहा था कि उसको हम कैप्टिविटी में रखने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं। हम उसको रख भी लें तो फिर कहाँ, एक बार हम ऐसे हमारे पास आ गया कि उसको ज़्यादा ही घायल कर दिया था, उसके रिब्स वगैरह बाहर आ गए थे, तो यहीं पर बुला लेते हैं हम। इस टाइम जैसे आज संडे है, छुट्टी वाले दिन या शाम के टाइम अगर कोई कॉल आता है तो हम यहीं पर बुला लेते हैं। और फ्री ऑफ कास्ट सेवाएं हैं हमारी वाइल्ड एनिमल्स के लिए, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। आप अगर हमें अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये हम जो बेस्ट दे सकते हैं उनको हम बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी यहाँ पर इस तरीके के रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो हमें जानते हैं कि हाँ हम तुरंत उनको बेस्ट उपलब्ध करा देंगे, चाहे मैं अपने घर पर हूँ, चाहे मैं यहाँ पर हूँ, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ उनको वो बेस्ट उपलब्ध होता है हमारी तरफ से। उनको पूरा वो जो भी एनिमल लाते हैं उनका पूरा सम्मान होता है, उनको जो बेस्ट वे है ट्रीटमेंट का या जो भी रखने का या कुछ भी करने का वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। कोई बंदर भी लेकर के आता है, कोई सांप लेकर के आता है, तो हमने वो कोबरा जब लेकर के आए हमारे पास, तो वो हम चूंकि हम भी लर्नर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करनी पड़ती हैं। तो कोबरा को रेस्क्यू हम उसको एक जगह तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तभी जाकर के हम उसमें अप्रोच ले सकते हैं। तो हमने यहीं पर उसको टाँका लगाया था, हमने उसको पाइप में लिया, फिर माइक्रोपोर्ट से स्टिक कर दिया, चिपका दिया हमने यहीं पर, और वो स्टेबल कर लिया उसको। हमने फिर उसके वुंड की जो भी सूचना करनी थी इंटरनल हमने विक्रिल से ही सूचना किया उसके मसल्स के। इसमें कुछ और अलग चीज है ही नहीं, वही ह्यूमन में हो रहा है, वही हमारे में हो रहा है। विक्रिल का यूज ह्यूमन में भी हो रहा है, हमारे में भी यूज हो रहा है, तो कोई अलग चीज हम नहीं कर रहे हैं। तो वो बस अप्रोच लेना ही होगा आपको, ठीक है ना। आपको सेटअप लेना पड़ेगा कि हाँ किस वे में बेस्ट ये हो। तो हमने उसके मसल्स की इंटरनल सूचरिंग करी, उसके बाद में स्किन की भी हमने विक्रिल से ही सूचरिंग करी, और उसके बाद में हमने वहां पर जहाँ पर वुंड साइट था वहां पर भी हमने कुछ इंजेक्शन दे दिए एंटीबायोटिक के। हमने दूसरी साइड पर भी एक स्केल के नीचे हमने कुछ एंटीबायोटिक दे दिए। हमने उसको 24 घंटे उसमें रखा, और बिल्कुल कोई डिस्चार्ज या कोई लिक्विड टाइप का लिक्विफिकेशन उस वुंड से नहीं था हमारे, और वो नॉर्मल अपना बिहेवियर शो किया, चलना फिरना उसका सब कुछ देख लिया हमने उसकी 3-4 रिब्स बाहर थी, इस तरीके से था एक्सपोजर। तो बाद में हमने उसको रिलीज कर दिया, क्योंकि हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है। रखने की व्यवस्था होती तो हम उसको रिलीज नहीं करते। हम चाहते हैं कि हाँ ये वुंड हील हो जाए, करीबन 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक लेता है वो टाइम उसको पूरी तरीके से ठीक होने में, ऊपर से। तो उस दौरान उसके बाद में रिलीज करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपने आप अगर आप डेडिकेशन रखेंगे तो आपके पास काम अपने आप आता जाता है। सो यही वर्ड मैं अभी बोलने वाला था, डेडिकेशन। बहुत से हम में से जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है पैसा। तो सर ने जैसे बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी तरफ से टाइम दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी तरफ से जो चीजें यूज हो रही हैं, सूचर मटेरियल, वो सारी चीजें लगा रहे हैं, फिर उसके बाद भी उसे देख रेख कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि वो एनिमल्स के प्रति डेडिकेटेड है, एक पैशन है। तो अगर आपके पास भी ये चीज होगी तो ना सिर्फ आप एनिमल को बचाएंगे, आप खुद में भी बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। और सर लास्ट में ये पूछूंगा कि वाइल्ड लाइफ में क्या प्रो एंड कॉन्स आपको अभी तक एक्सपीरियंस हुए हैं? सबसे पहले सर प्रो क्या आपके वाइल्ड लाइफ के? नो डाउट ये अपने आप में बहुत ऐसा फील्ड है कि आपको बहुत एक नाम देता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई लर्न करने को मिल जाती हैं, और आपका जो एक स्टेटस है, आपका खुद स्वयं का स्टेटस और सोशल स्टेटस दोनों को इम्प्रूव करेगा, दोनों को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। और आप एक अपने आप को काम करते करते एक सेटिस्फेक्शन सा भी होगा कि हम एक अच्छा सा नेचर के लिए
नेचर की रचनाओं के लिए काम करना है, तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। उससे कौन सा आपको क्या दिखे, मतलब डिसएडवांटेजेस वाइल्ड लाइफ में काम करने के? डिसएडवांटेजेस तो चूंकि मैं गवर्नमेंट बॉडी से के थ्रू था, तो कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस की बात हम नहीं करेंगे। और डिसएडवांटेजेस यही है कि आपका टाइम कभी भी आपके पास कोई सा भी काम आ सकता है, तो आप उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है हर समय। आप उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है कि आपके पास क्या किस तरीके का काम आ सकता है। और बाकी चीज़ें हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है सिस्टम का, एज ए वेट होने के नाते हम एक अलग थलग सा भी फील करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरे भारत में कहीं पर भी वेटनेरियंस को रिक्रूट नहीं करता है। और चूंकि वेटनरी एनिमल्स की बात आती है तो उनको रिक्वायर्ड वेटनेरियंस की है, और चूंकि एनिमल्स का ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल अथॉरिटी अगर कोई है तो वो वेटनेरियन है। लेकिन पूरे भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत गिनती के वेटनेरियन अगर होंगे तो होंगे, अन्यथा पूरे भारत में हर जगह डेपुटेशन के थ्रू वेटनेरियंस को लिया जाता है, जो कि गलत है। सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कुछ लॉज हैं तो उनको बदलना पड़ेगा। आप वेटनेरियंस की भर्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो निश्चित उनका एक सर्विस कैडर बनाने की आवश्यकता है। एमपी में कुछ चालू हुआ है और स्टेट्स में भी ये होना चाहिए। और निश्चित ही एनिमल के साथ डील कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ के साथ डील कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इनके अपने खुद के वेटनेरियंस नहीं हैं। ये हायर किए हुए वेटनेरियंस हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर लिए वेटनेरियंस हैं। इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जो एक समर्पण भाव दिखता है, डेडिकेशन जो दिखता है वेटनेरियंस का, एक लर्न करने का। अब मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रह करके, मैं ट्रेनिंग ली, उन ट्रेनिंग का उपयोग हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन मेरा ये उपयोग कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होना, मेरा ट्रांसफर वहां से हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी। तो अगर वेटनेरियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही होंगे, जहाँ पर रिक्रूटमेंट हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ये कहीं ना कहीं ऊपर से जो हमारी अथॉरिटी है, वीसीआई है, उसको देखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको देखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं वेटनेरियंस आने चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि वेटनेरियंस आए। मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि ये सब कौन सा है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है वेटनेरियन को लेने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वेटनेरियन का रिक्रूटमेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। फिर आपको जो उस सर्विस के अनुसार, वेटनेरियंस के अनुसार, सारे वाइल्ड लाइफ के अनुसार उतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं आपके पास, उतना हमारे पास डाटा नहीं है हमारे पास। उनका जो क्या कहते हैं प्रोफाइल है एनिमल की, बायोकेमिस्ट्री या सीबीसी या इन सब चीज़ों का, एक इनका डाटा नहीं है हमारे पास, उनके बिहेवियरल डाटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि आपको धीरे धीरे ही लर्न करनी पड़ती है। ये सब कौन से हैं इसके, कि आपको कहीं ये सोचें कि हमें कोई ट्रीटमेंट बता देगा या कोई हमें एनेस्थीसिया बता देगा, तो आपको खुद ही लर्न करना पड़ेगा, खुद ही आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा इसमें। जो सारी बातें अभी सर बता रहे हैं, आज हमारी मीटिंग हुई थी, डीएफओ सर आए थे, एग्जैक्टली सारे सेम पॉइंट्स मैंने उनके सामने रखे थे कि सर अगर 5.5 इयर्स की डिग्री करने के बाद एक स्टूडेंट डेपुटेशन पर वर्क करेगा तो वो उसके लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होता है कि इतने साल उसने लगा दिए एक फील्ड पे और उसे एक परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है। रही बात फॉरेस्ट की, अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसका रूट जो है वो वेटनेरियंस है। अगर आप उन्हें ही सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें ही परमानेंट जॉब नहीं देंगे, तो आप वाइल्ड लाइफ को नहीं बचा सकते, चाहे आप कुछ भी किसी भी रास्ते से आप चले जाइए। नो डाउट बाकी डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट उसकी रूट्स वेटनेरियन है। इसके अलावा सर से बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। ये वीडियो कितने ही घंटे की लंबी हो जाएगी सर से बात करते हुए, पर आप मतलब बोर नहीं होगे। एक सर वो वाला जो किस्सा आपने बताया था ट्रैंक्विलाइजेशन करने का स्लॉथ बियर का, वो सर अगर आप ब्रीफली बता पाए कि ये स्लॉथ बियर का जो आपने ट्रैंक्विलाइज किया था। कई सारे स्लॉथ बियर, लगभग 2 दर्जन स्लॉथ बियर हमारे टेंडोर में यहाँ पर हमने ट्रैंक्विलाइज किए। एक बार एक स्लॉथ बियर को हमने एक विलेज में ट्रैंक्विलाइज किया, तो वो जब हम पहले तो हमें नहीं पता था, जब हम ट्रैंक्विलाइजेशन करने का काम हमारा ही होता था, तो ट्रैंक्विलाइजेशन करते फिर धीरे धीरे हमने लर्न किया कि हमारे पास कोई टीम होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए एक अलग अलग टीम होती है। तो हम ट्रैंक्विलाइजेशन करने वाली टीम कौन होगी, गाड़ी चलाने वाली टीम कौन होगी, एनिमल को हैंडलिंग करने वाली टीम कौन होगी, या हम एनिमल को हैंडल करने के बाद उसको वहाँ से हम गाड़ी तक लाएंगे तो वो टीम कौन सी होगी, एनिमल को ट्रैंक्विलाइज हो गया उसके बाद में सर्च कौन करेगा, वो टीम कौन सी होगी, और
हमने जो डार्ट लगाया वो डार्ट को ढूंढ करके कौन लाएगा, उसमें कौन कौन होगा, इस तरीके से हमने कई सारी टीम्स का निर्माण कर देते थे। ये भी चीज़ें हम जो बता रहे हैं ये पूरे भारत में शायद इक्का दुक्का कोई करता होगा। इस तरीके से साइंटिफिक वे में किसी चीज़ को अप्रोच करना मैंने एक तरह से स्टार्ट किया था यहाँ पर, और फिर भी मैं वहाँ पर नहीं हूँ और मैं आउट ऑफ फॉरेस्ट हूँ। तो ये सब चीज़ें थी। तो हमने एक जब स्लॉथ बियर को डार्ट किया, डार्ट करने के बाद में जो हमारी पहले से ही तैयार टीम थी जिसको डार्ट लाना था, वो डार्ट टीम हम जैसे डार्ट लगाते थे वो अपने इसी पर रहती थी कि वो डार्ट लेकर के आना है उसको। तो 2 लोगों का होता था। तो वो जैसे हमने डार्ट लगाया वो एनिमल रन करने लग गया, दौड़ गया करीबन 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर दूर जा करके वो एक माइनर थी छोटी सी, उसमें पानी था बहुत स्मॉल लेवल पर, लेकिन उसमें गड्ढे भी थे। वो जैसे माइनर है उस माइनर पर रख करके लुढ़क गया उस पानी में। तो वो चूंकि हमारी जो टीम थी डार्ट ढूंढने वाली, सिरिंज को ढूंढने वाली, वो उसके पीछे पीछे थी। तो जैसे ही वो पानी में गिरा तो इसका मतलब एनेस्थेटिक इफेक्ट 1.5 किलोमीटर तक रन करना भालू के लिए लगभग 5-7 मिनट का 8 मिनट का टाइम लगा होगा, 5-7 मिनट। उस 5-7 मिनट में वो पानी में गिरा। अगर हम उसको बाहर नहीं निकालते तुरंत ही तो वो ड्रेंचिंग होकर के संभवतः उसकी वहां पर डेथ हो सकती थी। तो हमने वहां से तुरंत वो डार्टिंग टीम के जो 2 मेंबर थे वो तुरंत उसके पीछे पीछे थे, उन्होंने तुरंत उसको पानी से बाहर निकाला और हम डार्ट निकाला और एनिमल को हम रिवाइव कर लिए। ऐसे एक यहाँ थर्मल में कई सारे स्लॉथ बियर को रेस्क्यू किया गया। कुछ भालू इंटेंगल्ड हो जाते थे बार्ड वायर में, तो कुछ एक पेड़ पर चढ़ गया, दिन भर इंतजार किए, पेड़ पर से निकला तो हमने पेड़ पे ही ट्रैंक्विलाइज किया, नीचे हमने फर्श लिया और 4 लोगों सर वो गाड़ी वाला जो केस आप बता रहे थे कि वो भालू, हम गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी को खोलने वाला था। हाँ, तो वो एक भीलवाड़ा जिले में एक भालू का केस आया कि एक भालू आ गया है गांव में और हम उसको यहाँ से गए, यहाँ पे ट्रैंक्विलाइज करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए। पहला हमारा यही होता था प्रयास कि एनिमल अपने आप ही उस एरिया से अपने आप ही चला जाए बिना ट्रैंक्विलाइज किए। जब ऐसा स्थिति आ जाती थी कि चारों तरफ पब्लिक है, ये नहीं निकल सकता है या निकलेगा तो कोई कैजुअलिटी हो सकती है किसी। जब हमने उसको ट्रैंक्विलाइज किया उस स्लॉथ बियर को, तो इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग बाग अगल बगल चारों तरफ छतों पर खड़े होकर के देख रहे थे। तो छतों पर खड़े होकर के देख रहे थे, उस दौरान जो है एक छत की जो आरसीसी है वो भी क्रैक कर गई और कुछ लोग नीचे भी गिर पड़े। तो हम रेस्क्यू करने गए थे स्लॉथ बियर का, वहां पर पुलिस ने उन लोगों को भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ऐसी स्थिति में जब स्लॉथ बियर को हमने, जब वो एक कमरे में बंद था, कमरे में था, अंधेरा सा था कमरा, जब हमने डार्ट किया तो वो डार्ट लगा नहीं। हम बगल में एक कार में बैठे थे, कार जो थी, कार का थोड़ा सा कांच हमने नीचे किया हुआ था और वहां से हमने डार्ट लगाया। चूंकि कमरे में अंदर अंधेरा था और स्लॉथ बियर भी अंधेरा ब्लैक कलर का है, तो डार्ट हमारी मिस हो गई या एनिमल मूव कर गया जैसे ही डार्ट लगा हो। तो वो भालू तुरंत आता है और हमारा जो कांच था इतना सा खुला हुआ, हम उसको बंद कर रहे थे, तब तक स्लॉथ बियर हमारे पास, और उसने उस कांच को नीचे करने का प्रयास किया। अगर वो स्लॉथ बियर कांच नीचे कर लेता और या जोर से भी अगर दबा देता तो वो क्रैक कर जाता, टूट जाता और हमारे ऊपर हमला करता और हमें घायल करता, हमें किल भी कर सकता था। लेकिन पब्लिक ने आवाज लगाई जोर जोर से, तो स्लॉथ बियर डिस्ट्रैक्ट हुआ और वहां से वो थोड़ा सा दूसरी तरफ साइड में मूव हुआ और सामने विंड शील्ड पर आ गया। अब हमारे सामने, मैं आगे वही ड्राइवर वाली सीट पर बैठे थे और ड्राइवर वाली सीट पर सामने स्लॉथ बियर विंड शील्ड पर। अब चूंकि अब पब्लिक हल्ला कर रही थी, तो पब्लिक का रहना, उस दिन हल्ला करना हमारे लिए फायदेमंद भी रहा एक नजरिए से। नहीं तो वो पब्लिक हल्ला नहीं करती तो वो उसका डिस्ट्रैक्शन उधर नहीं जाता, तो वो हमारे पर फोकस होता, हमें देख रहा था तो हमारे ऊपर हमला करता, वो कांच भी फोड़ सकता था जोर से, इतना पावरफुल होता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था और अब देख सकते हैं डेडिकेशन कितना ज्यादा है एनिमल को बचाने के लिए, एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए। और उसके बाद भी ये चीज बहुत बुरी लगती है कि इतना, मतलब इनसे ज्यादा डिजर्विंग कौन पर्सन होगा जो फॉरेस्ट के लिए काम कर सकता है। उसके बावजूद भी सर आज फॉरेस्ट से बाहर है, ठीक है, फॉरेस्ट के इतनी नॉलेज रखते हुए भी उनको वहां पे वो चीजें नहीं दी जा रही हैं। तो जब पर्सन इतना अपनी लाइफ का इतना मेजर पोर्शन दे देता है किसी एक फील्ड को, उसके बावजूद भी उसे ऐसा व्यवहार मिलता है, तो वो चीज गलत होती है। अगर गवर्नमेंट इस चीज पर कुछ काम नहीं करेगी तो इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आने वाला वेटनेरियन इस फील्ड में जाएगा और इतना अपना टाइम इसको देगा।
तो शायद सर इस बारे में कुछ काम हो, मैंने भी आज ये सारी बातें सर के सामने रखी कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ में वेटरनरी चाहिए तो उनके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी कोई अपना पूरी लाइफ इस चीज़ को डेडिकेट कर सकता है। और सर मेरी राय में तो सभी लोगों को एक कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए, राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखना चाहिए, भले 50 लोग ही आप लोग लिखो, लेकिन लेटर तो कुछ न कुछ तो मूव करो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनिमल्स के साथ डील करता है और इनके खुद के अपने वेटरनेरियन नहीं है। सर मैंने आज ये बात जब डीएफओ सर के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी ये लेटर लिखा है। नहीं, यहाँ से कुछ इस तरीके का लेटर नहीं लिखा जाता है कि फोर्सफुली हो, थोड़ा सा स्टूडेंट की तरफ से जाए, थोड़ा डिपार्टमेंटों की तरफ से जाए, एक दो यूनिवर्सिटी की तरफ से जाए लेटर कि हाँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चूंकि वो एनिमल के साथ डील करता है और इनके खुद के अपने वेटरनेरियन नहीं है। यस। और यहाँ पर वेटरनेरियन होना चाहिए होलसेल, ताकि वो कुछ वो हो उसमें जो उनकी जो क्या कहते हैं प्लानिंग वगैरह करते हैं उसमें उसका रोल होना चाहिए। सो वही चीज है कि सर ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, हर चीज से अपने आप को उस चीज में झोंक दिया। उसके बाद भी अगर मतलब गवर्नमेंट उस चीज को मौका नहीं दे रही है, सर को वहां पर जाने का एक तरह से मेन रोल नहीं दे रही है, तो उस चीज का कोई फायदा नजर नहीं आता। फिर पर्सन को डिमोटिवेशन ही फील होता है कि मैंने यार इतना समय दे दिया तब भी मुझे कोई चीज नहीं मिल रही। तो बट होपफुली चीजें आगे जाकर चेंज होंगी और गवर्नमेंट भी इस चीज पर ध्यान रखेगी, और कोई अगर ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस चीज पर कोई एक्शन लेंगे। एनिमल्स कुछ बोलते नहीं है, तो अब इसमें जो कुछ भी कर दिया गया वही सब चीज है। इस पर कहीं ना कहीं हमें इस पर भी अब कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। हम क्या अप्रोच लिया गया, क्या ट्रीटमेंट हुआ, इसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी लेवल पर कुछ न कुछ तो जांच होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सही है या नहीं है। दूसरे भी ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं, वेटरनेरियन नहीं है तब भी ट्रैंकुलाइज करवा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजें इस तरीके से वर्क कर रहा है कि जो सही नहीं है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को में रिक्रूटमेंट होना चाहिए वेटरनेरियन का, पूरे देश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होना चाहिए। इनका एक कहीं ना कहीं कोई एक नोडल एजेंसी बननी चाहिए हर स्टेट में वेटरनेरियंस के लिए जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, इनको और ज्यादा इक्विप्ड करने की, क्योंकि बहुत सारी डाटा हमारे पास नहीं है, बहुत सारा नॉलेज हमारे पास नहीं है, बहुत सारी चीजों को अभी हम जानते ही नहीं कैसे कैसे अप्रोच ले जाएंगे, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर वेटरनेरियन जो इतना पढ़ा लिखा है, सारी चीजों को किया हुआ है, उसको अगर नहीं मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए, उनको नहीं अप्रोच लेने दिया जाएगा, खुल करके अप्रोच लेने दिया जाएगा, तब तक हमारा डाटा पीछे ही रहेगा। हम विदेशों से बहुत पीछे हैं, अभी विदेशों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो हमारे यहाँ लाने की जरूरत है, करने की जरूरत है। और एक सर ने और केस बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस किया था। जनरली हमें डॉग कैट्स में आता है कि पैराप्लेजिया हो गया है, मतलब कि हैंड लिम्ब का पैरालिसिस हो गया, तो हम सोचते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, मर जाएगा। ठीक है, मैं डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहा हूँ। बट सर ने एक हमें वीडियो मतलब फोटोग्राफ दिखाए थे, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो उसमें नंबर ये पैरालिसिस था, पैराप्लेजिया, उसमें सर ने यूज करा जो ह्यूमन बेल्ट आती है वो, और सर वो रिकवर हो गया था। रिकवर हो गया, हमने उसको रिलीज भी किया है, उसका वीडियो हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसको डालिएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इस मतलब लिटरली मैंने ऐसे पर्सन अभी तक अपनी लाइफ में, मैं 5 साल की डिग्री हो गई मेरी, मैं बहुत से वेटरनेरियन से मिला, बट इस टाइप का डेडिकेशन भाई मैंने कहीं नहीं देखा कि मतलब एक फॉक्स, एक वाइल्ड एनिमल के लिए इन्होंने वो बेल्ट यूज करी और अल्टीमेटली लास्ट तक होप नहीं छोड़ी कि एनिमल सही नहीं होगा। 2 महीने लगे उसको रिकवर होने में। 2 महीने में हमें देखने लगा कि हाँ ये अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है। पहले वो ड्रैग करता था अगले पिछले सारे पैर को, अब वो फिर धीरे धीरे हम ट्रीटमेंट अल्टरनेट या हफ्ते में 2 बार ट्रीटमेंट करने लगे, फिर धीरे धीरे हमने हफ्ते में 1 बार ट्रीटमेंट करने लगे। जो भी ट्रीटमेंट अप्रोच लिया वो कोई बहुत बड़ी हमने विदेशी दवा मंगा कर नहीं, जो हमारे पास दवाइयाँ इन्हीं से अप्रोच किया। बस एक थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथ देना था, थोड़ा सपोर्ट देना था सिस्टम को, बॉडी रिकवर करती है, ये मैंने देखा था। बॉडी रिकवर कर लेती है ये सपोर्ट मिलने पर, तो वो हमने सपोर्ट दिया, बॉडी ने रिकवर किए, हमने उसको वापस वाइल्ड किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात हुई कि हमने उसको वापस जंगल में छोड़ा, जहां से आया था उसके घर में हमने वापस छोड़ा। और इसके अलावा मैं जो कॉलेजेस हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो वाइल्ड लाइफ का कोर्स है ना, वो आप इन जैसे वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियंस को बुला करके पढ़वाइए, ना कि आप उनसे पढ़वाइए जिन्हें वाइल्ड लाइफ का कोई एक्सपोजर है ही नहीं। सर के पास इतना लिटरली कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस एनिमल को इतना एनेस्थीसिया लगेगा, नो डाउट लगा दो। तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब इंसान ने फील्ड में काम किया हो। और जब हम बाकी लोगों से पूछते हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ में कुछ सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हिचकते हैं। बट जब सर जैसे लोग जाकर के हमें पढ़ाएंगे, हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो हमें भी 10 चीजें नहीं पता चलेंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कि सर को
इनवाइट किया जाए, जैसे वेटनेरियंस को इनवाइट किया जाए, ताकि एक वाइल्ड लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव खुल पाए स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर सर टाइम मिला तो हम एक और सेशन ऑनलाइन हम सर रिकॉर्ड करेंगे, अगर बच्चों के और कोई डाउट आएंगे। सो थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जो ऑडियंस है उसे जानकारी देने के लिए। थैंक यू।